बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 4 का नाम बायो एनर्जेटिक्स है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स के बायो एनर्जेटिक्स हम किसे कहेंगे। बायो एनर्जेटिक्स और कुछ नहीं, ये एक किस्म की स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को एक्वायर करते हैं और कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे ही जानदार एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। इसी स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहेंगे। आसान अल्फाज में कह सकते हैं एक्वायर करना एनर्जी को और एक फार्म से दूसरे फार्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र करना और एनर्जी को यूटिलाइज करना, इसी का नाम बायो एनर्जेटिक्स है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ एक दो साइंटिस्ट स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट हमें पता है वो सोलर एनर्जी को एक्वायर करता है, तो सोलर एनर्जी को एक्वायर करके ये प्लांट उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा एक फार्म से दूसरे फार्म में। जैसे कि प्लांट सोलर एनर्जी को लेते हुए ग्लूकोज बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं या फूड एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि प्लांट एनर्जी को एक्वायर भी कर रहे हैं और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं एक फार्म से दूसरे फार्म में। उसके अलावा जो एनर्जी उनके अंदर बन चुकी, जैसे कि फूड एनर्जी वगैरह, तो वो उसी को यूटिलाइज भी करेंगे। इसी स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी क्या है। अब इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले एक दूसरी स्लाइड को डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा यहाँ वापस आएंगे और इसमें जो लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब गौर से देखते हैं, इस स्लाइड में हमें एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये एटीपी बना हुआ कैसे है। एटीपी बनता है तीन चीज़ों से, यानी कि एक हमारे पास होना चाहिए राइबोस शुगर या पेंटोस शुगर। उस राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा जिसका नाम होगा एडेनिन। अब एडेनिन कार्बन नंबर 1 जो है पेंटोस शुगर उसके साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम होगा एडिनोसिन। तो एडिनोसिन और कुछ नहीं, ये राइबोस शुगर और राइबोस शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ जुड़ा हुआ एडेनिन मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल को मिलाकर हम नाम देंगे एडिनोसिन का। अगर इस एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ एक फास्फेट जुड़ जाएगा तो हम नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर दो फास्फेट जुड़ेंगे तो एडिनोसिन डाइफास्फेट का नाम दिया जाएगा, जबकि तीन फास्फेट जुड़ेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का नाम दिया जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का जो फास्फेट वाला बॉन्ड, टर्मिनल फास्फेट वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो एनर्जी रिलीज होते हुए नजर आएगी। याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट हो या एडिनोसिन डाइफास्फेट हो, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, इनको एनर्जी देकर जोड़ा जाता है और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल बनने के लिए ये अनस्टेबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। नतीजे में एडिनोसिन ट्राइफास्फेट चेंज होकर एडिनोसिन डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ इस तस्वीर में दिखाया गया है। यहाँ एडिनोसिन ट्राइफास्फेट है, जब यहाँ से ये फास्फेट का बॉन्ड टूटेगा तो एडिनोसिन डाइफास्फेट बनेगा और उसके अलावा एक फास्फेट अलग रिमूव होता हुआ हमें दिखाई देगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एडिनोसिन डाइफास्फेट मॉलिक्यूल है, इसका भी जो टर्मिनल बॉन्ड है ये वाला, ये भी अनस्टेबल होगा, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। तो वाटर देकर हम इसको भी तोड़ेंगे तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट हमें नज़र आएगा और फास्फेट इनऑर्गेनिक वाला अलग होते हुए नज़र आएगा और अगेन 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल के हिसाब से रिलीज होगी। अब आते हैं दोबारा इस स्लाइड के पास और देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही बातें लिखी हुई है कि एटीपी जो है वो सेल के अंदर एनर्जी करेंसी है, जो कि सेल के अंदर फैसिलिटेट करेगी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए या एनर्जी को स्टोर किया जाए। एटीपी जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब ये ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता है हमारे पास राइबोस शुगर था और उस राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस लगे हुए थे और कार्बन नंबर 5 के साथ 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए थे। और ये फास्फेट ग्रुप जैसे ही डिटैच होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये एटीपी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। और यही बात इसमें लिखी हुई है कि जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, जो कि इसके अंदर स्टोर फॉर्म में थी। और एनर्जी जो रिलीज होगी वो कैसे होगी, जब इनका टर्मिनल फास्फेट ग्रुप डिटैच होगा तब ये एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज़ की जाएगी। और एनर्जी कितनी यील्ड होती है, अगर हमारे पास 1 मोल है एटीपी का तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एज अ एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है,
क्या मतलब इस बात का? प्लांट इस प्रोसेस के तहत सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे, हासिल करेंगे और उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे फूड एनर्जी में। तो प्लांट ना सिर्फ सोलर एनर्जी को हासिल कर रहे हैं बल्कि इसी एनर्जी को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है। ये काम करने के लिए यानी कि ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट का पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पर हमारे पास ग्रीन प्लांट होंगे या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कौन कौन सी इनपुट चीज़ें हमें सप्लाई करनी होगी तब फोटोसिंथेसिस होते हुए हमें नज़र आएगी। तो इनपुट जो चीज़ें हैं वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट क्या करेंगे भाई? फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे। तो नतीजे में जो हमें आउटपुट मिलेगी तो वो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? वहाँ हमें शुगर मॉलिक्यूल बनते हुए नज़र आएंगे और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर देखें, यहाँ शुगर बनता हुआ, ग्लूकोज बनता हुआ नज़र आ रहा है और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनते हुए नज़र आ रही है। और ये तमाम काम प्लांट्स के अंदर हो रहा है और प्लांट के अंदर ये काम करने के लिए क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? इस स्लाइड में हमने फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू समझने की कोशिश की। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लेंगे, सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस किसे कहेंगे। ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सी कुछ बेसिक टर्म्स है उनको समझना होगा। जैसे कि सनलाइट क्या है? अब सनलाइट के बारे में कहा जाता है कि सनलाइट जो है वो एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वो लाइट होती है या वो एनर्जी होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। अब दूसरा टर्म हमें समझना होगा, स्पेक्ट्रम क्या है? अब स्पेक्ट्रम कहते हैं रेंज ऑफ ऑल लाइट टाइप्स। तो जितनी भी लाइट की टाइप है उनकी जितनी भी रेंज है अगर हम उसको देखें तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। मिसाल यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमें नज़र आ रहा है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमें डिफरेंट कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नज़र आ रही हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमें इनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ लिखा हुआ इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। जैसे कि हम बात करें गामा रेज के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ कम होगी, एक्स रेज के पास वेवलेंथ ज़्यादा और यूवी के पास और ज़्यादा, आई इंफ्रारेड वेव्स के अंदर और ज़्यादा। इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम बढ़ते हुए जाएंगे तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वेव्स हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। याद रखना, जैसे ही हम इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ तो हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आएगी मगर जो एनर्जी है वो डिक्रीज होते हुए नज़र आएगी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही एनर्जी उनके अंदर कम होगी। अच्छा, तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती हुई नज़र आएगी। रेडियो वेव की वेवलेंथ बड़ी होती है, माइक्रोवेव की कम, एक्स रेज की कम, गामा रेज की सबसे कम। जिसमें जो वेवलेंथ जितनी कम होगी उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट के बारे में कहा जाता है कि ये स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होगा जिसको हम नेकेड आई से सीन कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसको यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर विजिबल लाइट जो है वो यूज़ करेंगे प्लांट और हमें ये देखना होगा कि रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमें डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं। तो डिफरेंट कलर के अंदर प्लांट कौन सा कलर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा जो कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस क्या है। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना ज़रूरी है और प्लांट जो है उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है हमें पता है वो पार्ट लीफ कहलाएगा। अब लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ कलर की पिगमेंट्स पाई जाती हैं और मुख्तलिफ कलर की पिगमेंट मुख्तलिफ कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट उतना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे ग्लूकोज बनाने में। तो हमें इस स्लाइड के अंदर ये देखना होगा कि रोल ऑफ लाइट क्या है। अब ये जो रोल ऑफ लाइट है उनका कनेक्शन इनके पिगमेंट के साथ होगा जो कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि उन पिगमेंट को थोड़ा समझा जाए।
कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड, ये जो पिगमेंट लीफ के अंदर लगी होती हैं जिनका काम लाइट को एब्जॉर्ब करना है, पहले ये समझ लेंगे कि कौन से कलर का लाइट कौन सा पिगमेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ये समझ लिया हमने कि मुख्तलिफ कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मुख्तलिफ पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें रोल ऑफ लाइट भी समझ में आएगा, क्योंकि यही पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, यही लाइट पार्टिसिपेट होगी ग्लूकोज बनाने में। जैसे इस स्लाइड में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस में हमें डिफरेंट कलर की वेवलेंथ जो है वो शो करवाई गई है, और वाई एक्सिस में हमें लाइट को एब्जॉर्ब होने का पैटर्न दिखाया गया है। और क्लोरोफिल ए जो है कौन से कलर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बात इसकी पीक से हमें नज़र आ रही है। क्लोरोफिल जो है बी, वो कौन से कलर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्लोरोफिल की बी की पीक को देखकर हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जो केरोटिनॉइड है वो कौन कौन से कलर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमें इनकी पीक से ही ज़ाहिर होते हुए नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट कलर की जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, बी और केराटिनॉइड, वो डिफरेंट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात साइंटिस्ट को कैसे पता चली, ये समझने के लिए हमें एक टेक्निक को समझना होगा, जिस टेक्निक का नाम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का क्या है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से कलर की पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी या केराटिनॉइड कौन से कलर की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये समझने के लिए थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अब इस मैकेनिज्म को अब इस मैकेनिज्म को गौर से देखें। यहाँ पर देखो एक सोर्स ऑफ लाइट दिखाया गया है। इस सोर्स ऑफ लाइट को गौर से देखें तो यहाँ ये लाइट पास होते हुए नजर आ रही है एक स्लिट से। अब ये स्लिट जो है जैसे यहाँ से पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट गुजरेगी तो ये पास होगी इस प्रिज्म से, और प्रिज्म इस लाइट को ब्रेक डाउन करेगा 7 कलर्स में। अब हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है। अब इस यहाँ से एक और स्लिट हमें नजर आ रही है। इस स्लिट को हम ऊपर और नीचे करके पर्टिकुलर किस्म की जो लाइट है यहाँ से गुजार सकते हैं। जैसे अभी दिखाया गया है, यहाँ से ग्रीन कलर पास होते हुए नजर आ रही है, मगर अगर इस स्लिट को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ से रेड कलर की लाइट पास हो सकती है। इस स्लिट को थोड़ा ऊपर करेंगे तो ब्लू कलर की लाइट गुजर सकती है। हम हर एक वेवलेंथ को यहाँ से गुजार सकते हैं इस स्लिट की डायरेक्शन को चेंज करके। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कलर की लाइट को हमें गुजारना है, कौन से कलर की लाइट को नहीं गुजारना, वो इस स्लिट की मदद से हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से सपोज करो कि हमने क्लोरोफिल ए इस सैंपल के अंदर रखा हुआ है और यहाँ से हम एक लाइट पास कर रहे हैं और लाइट का कलर ग्रीन है। अब यहाँ पर ग्रीन लाइट अगर हम पास करेंगे तो क्या क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं। तो सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइट पास हो रही है और इस सैंपल के अंदर पड़े हुए मालिक्यूल क्लोरोफिल ए हैं, जितनी लाइट यहाँ से गुजर रही है और उतनी ही लाइट इमिट होते हुए नजर आ रही है और उतनी ही लाइट इस डिटेक्टर के पास जाएगी, तो हम कहेंगे कि क्लोरोफिल ए ने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया। फॉर सपोज यहाँ लाइट ज़्यादा कंसंट्रेशन में गुजर रही है और यहाँ इस पिगमेंट जो है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइट इमिट होते हुए नजर आएगी उनकी कंसंट्रेशन कम होगी और डिटेक्टर हमें बताएगा कि कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। वो उसका नंबर हमें डिटेक्टर पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ लाइट जितनी इमिट हो रही थी उतनी ही इस डिटेक्टर के पास पास नहीं हो रही। यकीनन वो लाइट ये मालिक्यूल जो क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है क्या वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं। ये चीज़ देखने के लिए हमें इस पिक्चर को समझना होगा। अब इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट की वेवलेंथ शो होती हुई नज़र आ रही है। अब जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट यहाँ से गुजरेगी तो इस सैंपल से पास होकर जैसे ही वो डिटेक्टर के पास आएगी तो डिटेक्टर में इसकी वैल्यू शो होगी। अब वहाँ पर जो वैल्यू शो होगी वो बताएगी कि लाइट जो है वहाँ पर ग्रीन लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। जब ग्रीन लाइट ज़्यादा आ रही है इसका मतलब ये होगा कि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये होगा जो ग्रीन कलर मैक्सिमम यहाँ आ रही है इसका मतलब है यहाँ से मैक्सिमम गुजर के आ रही है। इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर की पिगमेंट है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि सैंपल के अंदर क्लोरोफिल है। इसलिए क्लोरोफिल ए जो है वो हमें ज़्यादा ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करते। और अगर हम बात करें ब्लू कलर की वेवलेंथ या फिर रेड कलर की वेवलेंथ के आसपास की जो वेवलेंथ है लाइट की, अगर वो यहाँ क्लोरोफिल ए से गुजारी जाए तो वो लाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हुए नज़र आएगी और वो ट्रांसमिट कम होते हुए नज़र आएगी और डिटेक्टर में हमें वैल्यू बताएगी कि जो रेड कलर की लाइट है या फिर जो ब्लू कलर की जो लाइट है वो क्लोरोफिल के मालिक्यूल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
तो कौन से कलर की लाइट यहाँ से इमिट हो रही है और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी इमिट हो रही है और कितनी डिटेक्टर के पास जा रही है, ये तमाम तर चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक की वजह से। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, इस स्लाइड में हमने ये देखा कि जो लाइट जो प्लांट के ऊपर गिर रही है, तो डिफरेंट प्लांट की जो पिगमेंट है वो डिफरेंट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और वो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये बताता है कि डिफरेंट कलर की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो रही है डिफरेंट पिगमेंट्स के ज़रिए। तो डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट कलर की जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद जो ग्राफ बढ़ेगा, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अगेन आई रिपीट, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रोल ऑफ लाइट क्या है, मगर रोल ऑफ लाइट हम तब बेहतर समझ सकते हैं जब हमें पता चले कि कौन से कलर की पिगमेंट कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो हमने ये देखा इस स्लाइड के अंदर मुख्तलिफ कलर के पिगमेंट मुख्तलिफ कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। ऐसे ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस क्या है। इसको समझने से पहले इस ग्राफ को समझे। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमें वेवलेंथ दिखाई गई है, 400 नैनोमीटर, 500, 600 और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ दिखाई गई है। जबकि वाई एक्सिस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। इस तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वाई एक्सिस में तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। तो इस ग्राफ में हमें यह दिखाया गया है कि कौन से किस्म की वेवलेंथ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो वेवलेंथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, जो वेवलेंथ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, वही वेवलेंथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी। और इससे पहले हम समझ चुके हैं कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड मॉलिक्यूल डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो करेंगे वो पिगमेंट, उतना ही ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ देखें, ब्लू कलर की वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिल रही है, और यहाँ रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और रेड कलर से में फोटोसिंथेसिस हमें दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जितनी भी लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो पार्टिसिपेट करेगी फोटोसिंथेसिस में, कि कौन सी लाइट कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कितना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। यही बात हमें एक्शन स्पेक्ट्रम बताएगा। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट रेट में फोटोसिंथेसिस करवा रही है। जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा वो लाइट पार्टिसिपेट करेगी फोटोसिंथेसिस में। तो नज़र ये आ रहा है, एनालिसिस अगर हम गौर से करें तो ब्लू लाइट और रेड कलर की जो लाइट है वहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लाइट पिगमेंट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेड कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का आपस में क्या ताल्लुक है। गौर से देखें इस तस्वीर को, तो जो हमें पीक्स नज़र आ रही हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड की, यही पीक्स हमें नज़र आ रही हैं एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर भी, सेम रेंज के अंदर। तो कह सकते हैं हम, जो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, वही लाइट ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा रोल प्ले कर रही है और ज़्यादा ग्लूकोज बनाने का काम करेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो पीक्स जिस वेवलेंथ में नज़र आ रही है हमें, यही कलर की वेवलेंथ एक्शन स्पेक्ट्रम में भी इनकी पीक्स हाई नज़र आ रही है। तो जो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वही लाइट ज़्यादा पार्टिसिपेट होगी। जो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा, और जो लाइट ज़्यादा रोल प्ले करेगी फोटोसिंथेसिस में वो हमें एक्शन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। अब एंगलमैन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताएगा? एंगलमैन एक्सपेरिमेंट हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि कौन से कलर की लाइट ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब ये काम कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया है अलजी। ये जो हमें अलजी नज़र आ रहा है, ये फोटोसिंथेटिक अलजी फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेटिक अलजी है। और फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है ये बात हमें बखूबी पता है कि जानदार कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। जितना ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करेगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा। तो हमें पता चल सकता है
कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है या कम, हमें दो में से कोई एक चीज़ देखनी होगी। अगर ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन को अगर हम डिटेक्ट करें तभी पता कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है। या अगर हम यूँ देखें कि डायरेक्ट ग्लूकोज को चेक करें कि ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। अब ये काम समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहाँ पर स्पायरोजेरा अल्गी नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, और इसके नीचे हमें लाइट नज़र आ रही है। अब ये लाइट जो है, हमें लाइट का बैंड नज़र आ रहा है, जिसको हम लाइट स्पेक्ट्रम का नाम दे सकते हैं। ये लाइट जहाँ से पहले गुजारेंगे इस प्रिज्म से, और प्रिज्म इस लाइट को ब्रेक डाउन करेगा डिफरेंट वेवलेंथ में, और हमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हमें नज़र आएगी। और इस लाइट को हम एक्सपोज करेंगे इस अलजी के ऊपर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है या कम। और ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि कौन से रीजन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है? आया वो रेड ब्लू रीजन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, या फिर ग्रीन रीजन है जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, या फिर जो रेड कलर की लाइट इस स्पायरोजेरा के ऊपर या फिर अलजी के ऊपर जो गिर रही है, यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये चीज़ हमें डिटेक्ट करने के लिए हमें सहारा लेना होगा एक बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर हमें एरोबिक बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। हम हल्के से एरोबिक बैक्टीरिया इसकी लाइन के ऊपर लगा देंगे लाइक दिस। ये एक लाइन लगाई है हमने, इस लाइन के ऊपर हमने एरोबिक बैक्टीरिया रखे हैं। अब हमें पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपनी ज़्यादा ग्रोथ को शो करेंगे। हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या ये ब्लू कलर की लाइट जो इसके ऊपर एक्सपोज हो रही है, यहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है या कम? अगर यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है तो इसका मतलब होगा यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। कैसे? अगर फॉर सपोज ये जो लाइन है बैक्टीरिया की, यहाँ पर अगर हमने इसके ऊपर ब्लू कलर से इस स्पायरोजेरा अल्गी को एक्सपोज किया, तो अगर यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होगी तो नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा होगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा होगा तो ऑक्सीजन इस एरिया से ज़्यादा लिबरेट हो रही होगी, और वो ऑक्सीजन ये यूज़ करेंगे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें देखने को ज़्यादा मिलेगी। जहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अलजी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होगा। ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है तो साथ साथ ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनेगी, और बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर हम रीजन देखें ग्रीन कलर का, तो यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ इतने ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये लाइट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि ये लाइट अगर ज़्यादा इफेक्टिव होती तो यहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती, और जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती तो ग्लूकोज ज़्यादा बनता, और ग्लूकोज ज़्यादा बनता तो साथ में ऑक्सीजन ज़्यादा बनती, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनती तो यहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ नज़र आनी चाहिए थी, जो कि नज़र नहीं आ रही। तो मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हमें देखने को नहीं मिल रही। अगर हम बात करें रेड रीजन की, तो ये रेड रीजन जो है लाइट का, ये एक्सपोज होगा इस अलजी के ऊपर, और यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, नतीजे में ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा, और ऑक्सीजन जैसे ही लिबरेट होगी यहाँ से, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम बैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजन को परसीव करते हुए अपनी ग्रोथ को शो करेंगे, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है। अगर ग्रोथ ज़्यादा है इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है मतलब इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनती है ग्लूकोज वो भी ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। अब इस स्लाइड में हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या सिमिलरिटी या फिर क्या फ़र्क है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट की, तो एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताएगा कि हाउ मच लाइट इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड, कितनी लाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो रही है। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताएगा कि ये जो लाइट एब्ज़ॉर्ब हो रही है, ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। जितनी ज़्यादा लाइट एब्ज़ॉर्ब होगी, उतनी ही लाइट ज़्यादा पार्टिसिपेट होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो कौन-कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, जो कि लाइट को एब्ज़ॉर्ब करे। तो याद रखिएगा, यहाँ तमाम तर पिगमेंट थोड़ी बहुत लाइट को ज़रूर एब्ज़ॉर्ब करेंगे, कुछ ज़्यादा को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। पर जो एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर मेन जो पिगमेंट है, जो कि ग्लूकोज़ बनाने का काम करेगी, वो मेन हमारे पास क्लोरोफिल ए की पिगमेंट होगी, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगी फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा भी कुछ और पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में अहम
रोल प्ले करती हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें नज़र आ रहा था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड। पर यहाँ पर कुछ और भी पिगमेंट हो सकते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, थोड़े सी अमाउंट में ही सही, बट लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, पर ज़रूरी नहीं कि वो लाइट पार्टिसिपेट हो फूड बनाते वक्त। एक्शन स्पेक्ट्रम में वो हमें इतनी ज़्यादा शो होते हुए नज़र नहीं आएगी। अब दो बातें और डिस्कस करनी है, उनमें से एक पीक है और वेरी। तो पहले हम पीक को डिस्कस करते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें तो हमें पीक्स जो है वो लो नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू एक्शन स्पेक्ट्रम, वहाँ हमें पीक्स हाई नज़र आएगी। इसको एक तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा इस तस्वीर में हम पीक्स को डिस्कस करेंगे। पीक्स क्या है? ये जो हमें दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं, ये जो सरफेस है इसका एक्स एक्सिस से लेकर और जो मैक्सिमम ये जो हाइट हमें नज़र आ रही है यहाँ तक, तो इस मैक्सिमम हाइट को हम पीक्स का नाम दे रहे हैं। अगर हम इसकी पीक्स को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स को कंपेयर करें एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स के साथ, तो एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स हमें ज़्यादा नज़र आएगी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर लाइट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड, इन तमाम तर लाइट को अगर सम अप करें तो ये ज़्यादा लाइट जो है वो पार्टिसिपेट होते हुए नज़र आएगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, और यहाँ इसकी पीक्स हमें ज़्यादा ऊंची नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू हर एक पिगमेंट की अलग अलग पीक को कंपेयर करें उसके बनिस्बतन। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि पीक्स जो है वो ज़्यादा किस में नज़र आएगी, क्लोरोफिल ए, बी या केराटिनॉइड के अंदर या फिर एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो जवाब होगा एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर तमाम तर लाइट को मिलाकर उसकी एक मैक्सिमम हाइट की एक पीक बनाई जाती है, तो वहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स ज़्यादा नज़र आएगी हमें। अब हम थोड़ा वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। वैल्यू को समझने के लिए यहाँ क्लोरोफिल ए को आप फोकस में रखें। तो क्लोरोफिल ए के जो दो पीक्स नज़र आ रहे हैं, इन दो पीक्स के दरमियान जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसको हम वैली का नाम देंगे। तो अगर हम गौर से देखें, जो वैली है क्लोरोफिल ए की, उसकी अगर लेंथ को कंपेयर करें इस एक्शन स्पेक्ट्रम की वैली के साथ, जो दो पीक के दरमियान ये लाइन नज़र आ रही है, तो आपको वैली जो बड़ी नज़र आएगी वो आपको नज़र आएगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, और वैली की जो विड्थ है वो कम नज़र आएगी किसके अंदर, वो एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो वैली क्या होगी? वैली जो है, कोई भी वैली हो, चाहे क्लोरोफिल ए की हो या फिर क्लोरोफिल बी की हो, इनका जो डिस्टेंस है बीच में, इसको हम वैली का नाम दे रहे हैं। और वैली जो वाइड है वो हमें नज़र आएगी किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, और वैली जो नैरो नज़र आएगी वो हमें नज़र आएगी एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। अगर अगर हम बात करें डीप की, तो क्लोरोफिल बी को कंसीडर करें, यहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट ये नज़र आ रही है। यहाँ से लेकर जो इसकी एक्स एक्सिस तक अगर हम लाइन को ड्रा करें तो ये इसका डीपनेस नज़र आएगा। तो जो डीपनेस की अगर हम बात करें, तो क्लोरोफिल बी हो या क्लोरोफिल ए हो या फिर केराटिनॉइड हो, इनकी जो डीपनेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर हमें डीपनेस इसकी कम देखने को मिलेगी एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम में मुख्त लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और वो ज़्यादा पार्टिसिपेट होगी, तो यहाँ इसकी डीपनेस हमें कम देखने को मिलेगी। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है। इस क्लोरोफिल का एक होता है हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है। दो होती हैं इनकी टेल्स, जो कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अगर हम क्लोरोफिल ए का अगर हम हेड देखें तो उसकी शेप हमें स्क्वायर या फिर फ्लैट शेप नज़र आएगी, जिनका काम लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा। यहाँ देखें, ये इसका हेड नज़र आ रहा है, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये रिंग्स नज़र आ रही है, और हर एक रिंग जो है स्मॉल स्मॉल रिंग, जिसके पास नाइट्रोजन लगा हुआ है। यह नाइट्रोजन, हर एक रिंग का नाइट्रोजन इस मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होकर एक हेड बनाएगा। अगर हम हेड की बात करें तो हेड किसका बना हुआ है? हेड बना हुआ है 1, 2, 3, 4, ये 4 पोर फायरिंग रिंग है। ये 4 पोर फायरिंग रिंग, हर एक पोर फायरिंग रिंग के अंदर एक एक नाइट्रोजन अटैच है, और हर एक नाइट्रोजन जो है हर एक रिंग के साथ अटैच है, वो फिर अपना बॉन्ड बनाएंगे मैग्नीशियम के साथ, और स्ट्रक्चर एक बनते हुए नजर आएगी, जिसको हम नाम देंगे हाइड्रोफिलिक हेड का। और अगर हम हाइड्रोफोबिक ट्रेल को समझने की कोशिश करें तो ये असल में और कुछ नहीं, ये हाइड्रोफोबिक ट्रेल जो है वो हाइड्रोकार्बन की बनी हुई चेन है, जिसमें हमें C20 और H39 नज़र आएंगे, और इस तरह से एक टेल बनते हुए नजर आएगी। एक और भी टेल साथ में नजर आ रही है, इसको बेहतर समझेंगे एक और स्लाइड में। यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए का हेड नजर आ रहा है, जिसमें सेंटर में मैग्नीशियम, और यहाँ पर 4, 1, 2,
4 जो है हमारे पास पोरफायरिन रिंग नजर आ रही है। तो 4 पोरफायरिन रिंग, हर एक पोरफायरिन रिंग के पास नाइट्रोजन है जो कि अपना बॉन्ड बनाएगा मैग्नीशियम के साथ और हेड बनेगा। अगर हम बात करें टेल की, तो टेल इनके पास कहाँ अटैच होगी, वो थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन में अटैच होगी क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। और हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके पास जो टेल्स हैं वो दो होंगी, एक का नाम फाइटोल, एक का नाम मिथाइल ईस्टर है। यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक टेल नजर आ रही है जिसका नाम फाइटोल है, और साथ में यहाँ पर मिथाइल ईस्टर भी दिखाया गया है। अब इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेनम दिखाया गया है। ग्रेनम का यहाँ एक थाइलोकॉइड नजर आ रहा है हमें। इस थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखें तो ऐसे नजर आएगा, और इसके अंदर लगे हुए बहुत सारे क्लोरोफिल के मालिक्यूल नजर आएंगे। उनमें से एक क्लोरोफिल को बड़ा करके हमने यहाँ दिखाया है। अगर गौर से देखें इस क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को, तो हमें 4 रिंग्स नजर आएंगी जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा होगा। एक ये पोरफायरिन रिंग, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। 4 पोरफायरिन रिंग है और हर एक के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये 4 नाइट्रोजन बीच में मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाते हुए हमें नजर आएंगे। ऐसे बनेगा क्लोरोफिल का हेड। अगर हम बात करें टेल की, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोफोबिक लॉन्ग टेल नजर आ रही है जिसका नाम फाइटोल है, और यहाँ लिखा हुआ है CH2CH3। ये मिथाइल ईस्टर का फार्मूला है जो कि क्लोरोफिल की टेल बना रहा है। तो क्लोरोफिल में 2 टेल्स होंगी, एक फाइटोल और एक मिथाइल ईस्टर। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। अगर हम बात क्लोरोफिल ए की करें, तो क्लोरोफिल ए की जो ये सेकेंड रिंग नज़र आ रही है हमें, तो इसके ऊपर आर नज़र आ रहा है। अगर इस आर की पोजीशन में अगर हमें मिथाइल नज़र आ जाए तो इसको हम क्लोरोफिल ए का नाम देंगे, और इस आर की जगह पर अगर हमें इस आर की जगह पर मिथाइल ना नज़र आए और एल्डिहाइड नज़र आए तो उसको हम नाम देंगे क्लोरोफिल बी का। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जनरली जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल हैं वो कौन सी कलर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी कलर की लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है वो वायलेट ब्लू कलर की लाइट या ऑरेंज रेड कलर की लाइट होगी। जो लाइट कम एब्जॉर्ब होगी, सबसे ज़्यादा कम जो एब्जॉर्ब होने वाली लाइट है वो ग्रीन, येलो और इंडिगो होगी। क्योंकि ये ग्रीन और येलो और इंडिगो लाइट को इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो वो ज़्यादातर इन लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। रिजल्ट में प्लांट के जो पत्ते हैं वो ग्रीन हमें नजर आएंगे। तो प्लांट के पत्ते ग्रीन इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि ग्रीन कलर उनका एब्जॉर्ब हो रहा है, बल्कि ग्रीन कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो ज़्यादा डार्क कलर है, इसलिए वो ग्रीन कलर के पत्ते हमें ग्रीन नजर आते हैं। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल ए मालिक्यूल के बारे में। क्लोरोफिल ए के बारे में कहा जाता है ये मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये जो पिगमेंट है ये पार्टिसिपेट करेगी डायरेक्टली लाइट रिएक्शन के अंदर, और ग्लूकोज बनाने में अहम रोल प्ले करेगी क्योंकि यहाँ से लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। इसके अगर हम फॉर्म देखें तो इसके मल्टीपल फॉर्म में क्लोरोफिल ए हमें एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो कि डिफरेंट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए हमें दिखाई देगा। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन पीक्स बनेगी, जो ज़्यादातर जो लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे, वो मैक्सिमम पीक्स कितने वेवलेंथ की होगी, वो 670 नैनोमीटर, 680, 690 या 700 नैनोमीटर की जो लाइट की जो वेवलेंथ है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हुए क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल हमें नज़र आएंगे। अगर हम बात करें क्लोरोफिल मालिक्यूल ए जो है वो कहाँ नज़र आएगा, ये ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर और अलजी के अंदर ये नज़र आएगा। और ये क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ हमें नज़र आता है। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे केराटिनॉइड की। ये भी एक किस्म का पिगमेंट है जो कि ज़्यादातर येलो, रेड और ऑरेंज कलर की पिगमेंट में हमें नज़र आएगा। जो रेड, येलो और ऑरेंज कलर की जो पिगमेंट है उनका जो ये कलर है वो केराटिनॉइड की वजह से नज़र आता है। और ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वो ब्लू, वायलेट रेंज वाली जो लाइट है वो ज़्यादातर वो एफिशिएंटली वो एब्जॉर्ब करेंगे, और इनका काम ये होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफ़र करे क्लोरोफिल बी की तरफ, और क्लोरोफिल ए भी जो है वो लाइट को आगे ट्रांसफ़र करे क्लोरोफिल ए की तरफ। तो क्लोरोफिल ए जो है वो खुद भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो लाइट खुद एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, क्लोरोफिल ए और बी कर पा रहे हैं, ये वहाँ से ये लाइट को रिसीव करेगा क्लोरोफिल ए मालिक्यूल। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है केराटिनॉइड की। एक तो काम ये है कि वो प्रोटेक्शन करेगा कि डायरेक्ट लाइट क्लोरोफिल के ऊपर डायरेक्ट मैक्सिमम ना गिरे। अगर ज़्यादा लाइट क्लोरोफिल ए की तरफ गिरेगी तो क्लोरोफिल के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी क्लोरोफिल ए को डैमेज कर सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो केराटिनॉइड ह्यूमन आई के अंदर नज़र आएगा,
जिनका काम हमारी आइज को प्रोटेक्ट करना होगा। इस स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन और उसके ऊपर लगे हुए ये फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम को बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अंदर यहाँ स्पेशल मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जिसका नाम क्लोरोफिल ए है। इसके साथ साथ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर दूसरे कलर के भी पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि एसेसरी पिगमेंट है। जैसे यहाँ नजर आ रहा है केराटिनॉइड। अब केराटिनॉइड लाइट को ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल बी की तरफ, और क्लोरोफिल बी जो है वो लाइट को ट्रांसफर करेगा आगे चलकर क्लोरोफिल ए की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केराटिनॉइड जो है वो कहाँ लगे हुए हैं ये दिखाया गया है। ये फोटो सिस्टम के अंदर नजर आते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, मगर याद रहे ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम रोल ऑफ लाइट समझ रहे थे, क्योंकि रोल ऑफ लाइट का काम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ कनेक्टेड था। ये बात हमने वहाँ डिस्कस की थी, क्योंकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी था क्योंकि प्लांट के अंदर डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कलर की पिगमेंट डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट का होना ज़रूरी है। तो जो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वही पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं वो एब्जॉर्ब लाइट को इस्तेमाल करवाएंगी ताकि फोटोसिंथेसिस हो और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें नज़र आए। तो अगर बात करें दोबारा जल्दी से रिकैप करें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि ये एक ऐसी किस्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट कलर के पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंट कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका एक हमें ग्राफ मिल रहा है, और इसी ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और यहाँ याद करने की बात यह है कि मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की और क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल ए जो है वो वायलेट और ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल बी ब्लू और येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ नजर आ रहे हैं हमें ग्रेनम, और ग्रेनम बना होता है थाइलाकोइड का, और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को बड़ा करके यहाँ दिखाया है। इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ फोटो सिस्टम के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं जो कि यहाँ दिखाया है। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम दिखाया गया है। गौर से देखें इस फोटो सिस्टम को तो हमें क्या नजर आ रहा है। इसके अंदर लगे हुए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जिनका काम लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा। यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्योंकि ये तमाम तर जो पिगमेंट्स हैं, ये तमाम तर जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए इनको हम एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल का नाम भी देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। होता कुछ यूँ है कि ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनमें इनके अंदर जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो लाइट जैसे ही ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और उसके बाद दोबारा वो इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी को इमिट करेंगे। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ आएगी, और वहाँ से ये मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर आगे ट्रांसफ़र करेंगे लाइट को, और आगे ट्रांसफ़र करेंगे और आगे ट्रांसफ़र करेंगे, और स्पेशल एक ख़ास मॉलिक्यूल की तरफ लाइट जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आएगी, जिनको हम नाम देते हैं स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, जिसको हम नाम देते हैं स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब ये जो स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो तमाम तरह लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए अपना इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ से रिमूव करके आगे फॉरवर्ड करेगा, जिसका नाम यह होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। इस स्लाइड में हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। इस पिक्चर में यहाँ थाइलाकोइड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इस थाइलाकोइड की स्ट्रक्चर में यहाँ थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है। इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ कलर के मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड हमें नजर आ रही हैं। हमें फोकस करना है अभी फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 की तरफ। अब फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के अंदर मुख्तलिफ कलर के हमें पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं। अगर गौर से जूम इन करके देखें तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 या फिर फोटो सिस्टम 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कलर के ये डॉटेड डॉटेड मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये क्लोरोफिल ए, बी या फिर केराटिनॉइड के पिगमेंट होंगे, और यहाँ पर सेंटर में एक स्पेशल मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जो स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तमाम तरह लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होने के बाद वो ट्रांसफ़र होगी इस खास एक क्लोरोफिल ए की मॉलिक्यूल के पास, जो कि इतनी ज़्यादा एनर्जी कैरी करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करके एक ख़ास मॉलिक्यूल की तरफ भेजेंगे जिनका नाम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो हमें फोटो सिस्टम 1 और 2 को समझना है।
तो फोटो सिस्टम 1 हो या फिर फोटो सिस्टम 2, इनके बारे में ये बात जान लें कि जो फोटो सिस्टम 1 है, जो ये लाइट को ज़्यादातर एब्जॉर्ब करेगा, उनकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी। और फोटो सिस्टम 2 जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तभी इनका नाम P700 और P680 कहा जाता है। तो पी से मुराद पिगमेंट है। अब ये जो फोटो सिस्टम के मॉलिक्यूल हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा ज़ूम इन करके। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फोटो सिस्टम क्या है। अब फोटो सिस्टम को बेहतर समझ सकते हैं अगर हम इसको दो हिस्सों में बांट लें। फोटो सिस्टम का एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। इस हिस्से के अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स नज़र आएंगी। यहाँ तो एक ही कलर से शो की गई हैं। ये डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या फिर कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, जिनका काम लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा। तो एक तो बात ये हो गई कि इसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। दूसरी जो चीज़ फोटो सिस्टम के अंदर लगी हुई है वो है रिएक्शन सेंटर। अब ये रिएक्शन सेंटर खुद दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक क्लोरोफिल ए, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जबकि दूसरा इसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो होता ये है कि लाइट जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिरेगी, वो तमाम तर लाइट ट्रेवल होते हुए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे के बाद तीसरा मॉलिक्यूल, और ट्रांसफर करेगी तमाम तर लाइट एनर्जी या खास मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन सेंटर में लगा हुआ है, जिसका नाम क्लोरोफिल ए है। तो जितनी लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होगी, वो लाइट जो एब्जॉर्ब होने के बाद इतनी सफिशिएंट लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी कि यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना स्पेशल क्लोरोफिल ए से निकलता हुआ हमें नजर आएगा, और इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन सेंटर में लगा हुआ है, जिसका नाम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्लाइड में हमने ये देखा कि फोटो सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में स्पेशल क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। इस स्लाइड के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लाइट प्लांट के ऊपर जो गिर रही है वो कहाँ तक जाकर अपना सफ़र तय करेगी, और जो कि फोटोसिंथेसिस में अहम रोल प्ले करेगी। तो फोटोसिंथेसिस के पर्सपेक्टिव से लाइट प्लांट के अंदर कहाँ तक डीप में जाएगी ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लाइट जो है वो प्लांट के ऊपर गिरेगी, प्लांट की पूरी बॉडी के ऊपर गिरेगी, मगर हमें फोकस करना है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ। तो फिर वो लाइट जानी चाहिए लीफ के पास, और लीफ के अंदर होते हैं सेल, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल होंगे, उनमें से जो लाइट फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करेगी वो खास ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर हमें दिखाया गया है ग्रेनम, तो लाइट जो है वो ग्रेनम तक जाएगी, और ग्रेनम किसका बना हुआ है, वो थाइलाकोइड का बना हुआ है, तो लाइट थाइलाकोइड तक जाएगी। और थाइलाकोइड के अंदर लगे होते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर जो लाइट ट्रेवल करेगी वो होगा रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वो दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हुए नजर आएंगे। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड 2। तो फोटो सिस्टम 1 और जो 2 है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगी हुई हैं। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो रिलाई करता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, क्योंकि लाइट यहाँ गिरेगी, यहाँ से लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम की, तो ये बना होगा दो चीज़ों का, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, दूसरा रिएक्शन सेंटर जो कि स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का बना हुआ है। तो यही बात लगी हुई है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड होगा, जबकि यहाँ से लाइट जो है वो ट्रांसफर होते हुए स्पेशल रिएक्शन सेंटर तक आएगी, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई गई है, ये जो क्लोरोफिल है इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो इस क्लोरोफिल से लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हुए नजर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के अंदर है तो उसको हम रिड्यूस फॉर्म में कहेंगे। जब लाइट के पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अलग दिखाया गया है, तो इसको इस क्लोरोफिल को हम ऑक्सीडाइज स्टेट में कहेंगे। अब हम इस स्लाइड में रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करेंगे। अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो कार्बन होंगे तो उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे। तो जो कार्बन जो है वो एक स्केलेटन फॉर्मेशन का काम करेगा, जो कि ग्लूकोज बनाने में या कार्बोहाइड्रेट बनाने में अहम रोल प्ले करेगा। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कैसे होंगे लीफ के अंदर, तो वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर होंगे, और वो इंटर होने के बाद वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जो कि सेल वॉल में पानी लगा हुआ है।
अगर बात करें हम स्टोमेटल कंट्रोल की, तो स्टोमेटा रेगुलेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री, कि कब कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होनी है। ये क्योंकि हमें पता है स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकते हैं, अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता। इट डिपेंड्स कि वेदर की कंडीशन क्या है। अब जो कार्बोहाइड्रेट मेकिंग का काम होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनेगी। यही इक्वेशन में दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। अब इस स्लाइड में हम रोल ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम रोल ऑफ वाटर को डिस्कस करें तो हमें पता है ये किस्म का हाइड्रोजन सप्लायर है। वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए निहायत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती अगर यहाँ से हाइड्रोजन वाटर से रिमूव ना हो। तो यहाँ देखिए ये वाटर नज़र आ रहा है हमें, ये वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट की रोशनी इस प्लांट के ऊपर गिरेगी और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब इस तस्वीर में देखें ये फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होगा। प्लांट को वाटर मिलेगा फ्रॉम द सॉइल और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करेंगे फ्रॉम द एयर, और ये दोनों चीज़ें जाएंगी लीफ के अंदर। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा और इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी लीफ के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस का अमल होते हुए नजर आएगा। प्लांट शुगर बनाएंगे और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, और ये काम हो ही नहीं सकता अगर यहाँ से वाटर ना आए तो। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन सोर्स थ्योरी। ये समझने से पहले फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि हमें ये थ्योरी समझ में आए। प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर इस्तेमाल करेंगे जो कि सॉइल से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे जो कि एयर से आएगी। ये दोनों चीज़ें लीफ में जाएगी और लीफ के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके शुगर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो हमने ये बातें डिस्कस की हुई हैं, मगर अब ये देखना है कि जो जो ऑक्सीजन आ रहा है, आया ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ये वाटर का ऑक्सीजन है, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O है। तो क्या ये ऑक्सीजन ये वाटर से आ रही है या ये ऑक्सीजन आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है। तो दोनों के पास ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी या फिर वाटर से। ये थियरी हमें यह बताएगी कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या फिर वाटर से आ रही है। तो ये थियरी पेश की वो नील साहब ने 1930 में। इसने ये हमें बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ से ऑक्सीजन ड्राइव होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली साबित किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया। साइंटिस्ट ने दो ग्रुप उठाए, एक ग्रुप का नाम रखा ग्रुप 1, एक ग्रुप का नाम रखा ग्रुप 2। हमें पता है प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सप्लाई किया जाए और लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। हमें क्या करना होगा, हमें ये जो ऑक्सीजन है हमें ये डिटेक्ट करनी होगी। ये जो ऑक्सीजन यहाँ से जो नज़र आ रही है इस ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना होगा और इसके बारे में स्टडी करनी होगी और पता लगाना होगा कि ये ऑक्सीजन क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या फिर ये ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन किया गया आप ये समझते हैं। साइंटिस्ट ने यूज़ किया ऑक्सीजन जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन 18 है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक वेट जो है वो हमें पता है वो 16 होगा। अब हम जो O18 यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर यहाँ मैंने रेड कलर से शो किया गया है। जहाँ जहाँ ये रेड कलर होगा इसका मतलब ये होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्सीजन का 18 है, और जहाँ पर ये रेड कलर नहीं ब्लैक कलर है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 16 होगा। ये बात आप जहन में रखिएगा। अब ज़रा देखें यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अगर ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन अगर हम शामिल करें वाटर के अंदर और उसके बाद ग्रुप 1 वाला जो प्लांट है उसको ये वाटर मॉलिक्यूल सप्लाई करें जिसपे O18 वाला ऑक्सीजन दिया गया है वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वही इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो O16 वाला है। तो रिएक्शन करने के बाद प्लांट जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हमें क्या करना होगा, हमें इसे ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना होगा और मालूम करना होगा कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर वेट O18 है या O16 है। अगर ये O18 है तो O18 कहाँ से आ रहा है, क्या वो O18 इस कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है? तो जवाब होगा नहीं। ये जो ब्लैक कलर वाला ऑक्सीजन नज़र आ रहा है इसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 18 नहीं बल्कि 16 है, और ये जो वाटर का ऑक्सीजन है जिसको रेड कलर से शो किया गया है ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। और अगर यहाँ पर भी
प्रोडक्ट में O18 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑक्सीजन जो सोर्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। एक और ग्रुप को भी एनालाइज किया गया। इस ग्रुप के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी, मगर इस बार कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो O18 वाली हमने सप्लाई की है, जबकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 16 है। ठीक है, तो अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएगी, और इस प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी बनते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें नजर आएगा कि ये O16 है। और ये जो O16 है, ये क्या ऑक्सीजन का जो O16 है वो कहाँ था? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड में था? तो जवाब नहीं, जवाब है नहीं। ये रेड कलर वाला, और ये तो O18 है। तो ये O16 जो है ये कहाँ पर पड़ा हुआ था? ये पड़ा हुआ था इस वाटर से। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो इस वाटर से आ रहा है, ना कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये रेडियो एक्टिव जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ये कहाँ गया? तो ये नजर आएगा हमें ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो ऑक्सीजन एज अ गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है वो आ रही है वाटर से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन में ये बात सामने आई कि जो वाटर का जो रोल है वो ड्यूअल है। वाटर एक तो ऑक्सीजन को रिलीज करवा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, दूसरा काम इसका ये भी होगा कि ये हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा। ये जो हाइड्रोजन की सप्लाई आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, ये लाइट रिएक्शन के अंदर ये NADPH बनाने का काम करेगा। और NADPH जो है वो कैसे बन रहा है, ये लाइट रिएक्शन में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और यही लाइट रिएक्शन के अंदर जो NADPH बन रहा है वो यूज होगा कार्बोहाइड्रेट बनाने में। यहाँ पर इस स्लाइड में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये थाइलोकॉइड की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। यहाँ पर फोटो सिस्टम दिखाया गया है। फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट गिर रही है, और लाइट गिरने के बाद स्पेशल क्लोरोफिल A मालिक्यूल की तरफ जाएगी, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। तो जो क्लोरोफिल A का मालिक्यूल है, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो फोटो सिस्टम 2 के नीचे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल लगे होंगे, जिनका काम होगा इस वाटर मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। और हमें पता है वाटर का फार्मूला H2O है। तो एक वाटर मालिक्यूल टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कंपनसेशन करेंगे फोटो सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ क्लोरोफिल, जहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी। तो यहाँ पर वाटर के टूटने से 2 प्रोटॉन बने और 2 इलेक्ट्रॉन बने, और इलेक्ट्रॉन स्पेशल क्लोरोफिल A के पास आ गए। तो इस तरह से इसकी कंपनसेशन हो गई। और हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला जैसे कि H2O है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ऑक्सीजन भी नजर आएगा। अगर हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन मिलकर एक O2 बनाएंगे, और हमें पता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो ऑक्सीजन आएगी वाटर से। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और बात डिस्कस करने की कोशिश करें, जो ये दो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन नजर आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन आयन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल टूटने के बाद ये जो थाइलोकॉइड का ल्यूमन है, ये हाइड्रोजन आयन का रिजर्वायर बन जाएगा, और यहाँ ATP से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलकर ATP बनाने का काम करेंगे, और यही हाइड्रोजन आयन NADP के साथ मिलकर NADPH बनाएंगे। और ये तमाम तर कहानी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर। फिलहाल ये समझो कि NADP से NADPH बनने में हाइड्रोजन का अहम रोल होता है, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ये वाटर के स्प्लिट होने से आएगा। अब जल्दी से हम मेन पॉइंट को देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने ये डिस्कस किया कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास पिगमेंट्स होंगे, और ये पिगमेंट लगे होंगे फोटो सिस्टम 2 और 1 की तरफ। फोटो सिस्टम 2 में जो पिगमेंट है वो लाइट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो स्पेशल क्लोरोफिल A की तरफ वो लाइट को भेजेंगे, और क्लोरोफिल A से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। उसी की कमी को, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल लाइट की मदद से टूट रहा है तो उसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशल पिगमेंट क्लोरोफिल A के पास जाकर क्लोरोफिल A की कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे, जो कि वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देकर इसकी कमी को पूरा करेगा। और हमें पता है जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन भी बनेंगे और ऑक्सीजन भी बनेगा, और 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे
तो एक ऑक्सीजन मालिक्यूल प्रोड्यूस होगा जो कि रिलीज होगा। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वो वाटर से आ रहा है। और प्लांट यूज़ करेंगे हाइड्रोजन आयन को आगे चलकर NADPH बनाने में। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये है आज का कोट। ये कोट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बेहतरीन कोट है। ये लिखा हुआ है कि द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो अगर आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो।